नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे आईए के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और किस प्रकार आपके प्रश्न आने हैं। आप सभी ने देख लिया होगा, कुल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, जिसमें से 60% जो पोर्शन है वो टेक्निकल पार्ट का रहेगा। टेक्निकल यानी 60%, लगभग 90 क्वेश्चन आपको इसके अंदर कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे और जो बाकी बचा हुआ 40% है उसके अंदर आपके रीजनिंग भी आएगी, करंट जीके भी आएगा। इसके अलावा आपके थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी पूछा जाएगा और आखिर में एक डीआई भी पूछी जाती है। डीआई क्या होती है? डीआई सिंपल सा एक मैथ के अंदर आती है, तो ज्यादा हार्ड नहीं होता। मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँगा डीआई रीजनिंग के साथ ही। अब इसमें सबसे बड़ा पोर्शन आता है आपके रीजनिंग का। तो आज अपन बात करेंगे कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले आपके सामने सिलेबस लगा हुआ है, उसमें पहली यूनिट में आपके बताया गया है रीजनिंग और जीके के बारे में। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल रीजनिंग, और इसके अलावा है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू इंडिया और राजस्थान। आपको पहली बात तो इंटरनेशनल करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। आपको करंट अफेयर में केवल और केवल दो पार्ट पढ़ने हैं, एक राजस्थान करंट अफेयर्स का, एक नेशनल का। अब अपन ने अभी अभी रीजनिंग की ये जो लाइन लिखी हुई है ये पढ़ी थी, लेकिन इसके अंदर कई टॉपिक्स आते हैं। अपन बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे। मैंने एक साथ ही लिख दिया है ताकि समय की बचत हो। तो देखो, रीजनिंग के अंदर सबसे पहले तो जो टॉपिक है वो है एनालॉजी। एनालॉजी आप सभी जानते होंगे। एनालॉजी के अंदर आपके इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे भारत की राजधानी है दिल्ली, तो ऐसे यूएसए की पूछ लेगा। यानी भारत का जो दिल्ली से संबंध है वैसे यूएसए का संबंध किस सिटी से होगा, तो यानी राजधानी दी हुई है यानी वॉशिंगटन डीसी हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है सीरीज। अब देखो, सीरीज होती है तीन प्रकार की, एक तो नंबर सीरीज, दूसरी होती है अल्फाबेट सीरीज, और तीसरी होती है अल्फा न्यूमेरिक। जनरली अपन राजस्थान गवर्नमेंट एग्जामों में इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अपन आईए में इसे भी पढ़ रहे होंगे क्योंकि छोटा सा पार्ट है, 15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप छोड़ के गए तो शायद हो सकता है आपको एक दो क्वेश्चन छोड़ने पड़े। तो नंबर सीरीज आती है, एक अल्फाबेट की भी सीरीज आती है और अल्फा न्यूमेरिक भी। अगली बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। एक अक्षर को किसी स्पेशल अक्षर में कोड किया जाता है, फिर आपको वही कोडिंग का पता लगाकर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस शब्द को बदलना होता है। अगला टॉपिक है आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके अंदर बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, इसके अंदर आपके रिश्तेदारों से मिलते जुलते सवाल पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर। अभी तक अगर आप देखो तो सारे के सारे टॉपिक एकदम इजी टॉपिक है। अगर आप इन्हें डेली 2-2 घंटे भी दे तो केवल और केवल मार्क्स के अंदर आप रीजनिंग में पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे कि आप उसमें 90% स्कोर कर पाए रीजनिंग में। अगला है सिलोजिज्म, कथन एवं तर्क। कथन एवं तर्क, इस टॉपिक के अंदर कुछ गधे राम है, कुछ राम आम है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा लॉजिकल बेस होता है, उसी के ऊपर आपको आंसर देने होते हैं। अगला है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आपको जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उनको दिखाना होता है। अगला है डेटा सफिशिएंसी। इसके अंदर क्या होता है कि 2 कथन 3 कथन दिए हुए होते हैं और फिर आपसे एक सवाल पूछा जाता है, आपको बताना होता है कि कौन कौन से कथनों की जरूरत होगी उस सवाल का आंसर करने के लिए। अगला है डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर आपसे एक आपको पैराग्राफ दिया जाता है छोटा सा, उसके अंदर
फिर आपको डिसीजन नीचे दिए हुए होते हैं, आपको बताना है उस पैराग्राफ के अनुसार आप कौन कौन से डिसीजन ले सकते हो। अगला है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। इसके अंदर सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं अभी यहां पर लिखूं, आपको कह देगा असंगत छांटिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, और एक मैंने लिख दिया राजस्थान। तो मुझे बताइए इन चारों के अंदर आपको अलग क्या दिख रहा है? तो आप कहोगे राजस्थान, क्योंकि ये राज्य का नाम है, बाकी सारी सिटीज है। इसी प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक है डायरेक्शन, एकदम इजी टॉपिक है। दिशा परीक्षण, एक आदमी ने चलना प्रारंभ किया, फिर वह बाएं दाएं घूमता है और उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और ध्यान रखना, कथन व मान्यताएं, कथन व मान्यताएं। इसके अलावा कथन व पूर्व धारणा, ये भी आपके श्लोक जैसे ही चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर अपन को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी रहेगी। तो ये आपका पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस है। इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स भी है। करंट अफेयर्स की मैंने बात कर ली थी कि करंट में आपको एक तो नेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स और एक राजस्थान करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान देना है। विशेष क्या, केवल इन दो के ही ऊपर ध्यान देना है। अब देखो एक बात ध्यान रखो, जब अपन किसी भी एग्जाम के लिए करंट पढ़ रहे होते हैं, किसी भी अदर राजस्थान एग्जाम के लिए, तो उसमें टेक्निकल पार्ट कम पूछा जाता है। जैसे उसमें इसरो और जो नए नए डीआरडीओ द्वारा आविष्कार किए जा रहे हैं उनके बारे में कम पूछा जाता है। मैं बात कर रहा हूं रक्षा एवं प्रौद्योगिकी वाली पार्ट की, इसके बारे में कम पूछा जाता है। लेकिन अगर आप आईए का पिछले वाला पेपर देखो तो उसके अंदर इसरो से रिलेटेड नई नई जो भी प्रौद्योगिकी आ रही है, जो भी डीआरडीओ ने आविष्कार किए हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। तो एक बात स्पेशल ध्यान रखें कि नेशनल और राजस्थान में कोई भी नया आविष्कार है, कोई भी टेक्नोलॉजी से मिलता जुलता करंट का इवेंट है, तो उसे विशेष रूप से याद रखें आप बस। और इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, छोटा सा पार्ट है करंट अफेयर्स का। अपन जब पढ़ेंगे तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा और मैं खुद भी आपको पढ़ाऊंगा, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको क्लास में ही करंट याद करवा दूं, ठीक है। तो ये आपके करंट अफेयर्स का हो गया। इसके अलावा एक पार्ट था डीआई। डीआई मैथ में आपने पढ़ी होगी कभी ना कभी जीवन में। आपको कुछ पैराग्राफ या कोई भी डायग्राम बनाकर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं कि ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, और मैंने कह दिया इसके ऊपर 10,000 रुपये खर्च करता है। वो कोई भी व्यक्ति अपनी आय का इस वाले हिस्से पर 10,000 खर्च करता है, तो बताओ इसके ऊपर कितना करेगा, पहले से कितना ज्यादा कर रहा है। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपके रीजनिंग, करंट अफेयर्स, डीआई का सिलेबस था। इसके अलावा थोड़ा सा राजस्थान और इंडिया का जीके भी पूछा जाता है। अब वो देखिए पार्ट बड़ा है लेकिन उसके सवाल कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप मोटा माटी जीके पढ़ने की कोशिश करें, कोई छोटी सी बुक से किसी से भी पढ़ ले, काफी है, क्योंकि जो डीप क्वेश्चन आएगा ना उस तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हुआ इन तीनों चारों सब्जेक्ट का। अब सहीराम जी सर आएंगे, वो आपको कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में पूरी तरह जानकारी देंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सॉरी गुड इवनिंग। तो जैसे अभी आपको विशाल सर ने बताया था कि आईए के सिलेबस में अपने दो पार्ट होंगे। एक तो हो जो आपने ऊपर पढ़ा है, जो रीजनिंग वाला पार्ट होगा,
और एक जीके का थोड़ा सा पार्ट होगा, और दूसरा जो मेनली जो पार्ट होगा वो आपका वो होगा 60% टेक्निकल का, जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन आएंगे 150 में से, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके आएंगे टेक्निकल वाले पार्ट से, यानी ज़्यादा अपन को जो फोकस करना है वो आपको टेक्निकल पार्ट पे ही करना है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन इंश्योर करेगा वो टेक्निकल वाला पार्ट ही होगा। तो ज़्यादा अपन इसको डीपली थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को या किसी यूनिट को अपन कितना डीपली पढ़ेंगे, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए, जब मैं आपको सिलेबस की बात करता हूँ तो सिलेबस देखने में बहुत छोटा लगता है, क्योंकि 7 या 8 जैसे नॉर्मली इतनी यूनिट है तो देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब इस पूरे सिलेबस को अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा अपन को पढ़ना पड़ेगा, और अपन वही देखेंगे। तो देखो, जब अपन बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की, तो सबसे पहले देखिए आपके यहाँ पे है ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, ओवरव्यू का मीनिंग क्या है भाई, कि नॉर्मली जो कंप्यूटर है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, अपन मोटा मोटा ही जानने की कोशिश करेंगे। भाई, आप जब यूजर हो, आप इनपुट दे रहे हो, उसके बाद में वो डेटा प्रोसेस हो रहा है, फिर वो आउटपुट होकर आपको मिल रहा है, तो ओवरऑल आपका जो कंप्यूटर है वो कैसे वर्क कर रहा है, या फिर कंप्यूटर के बारे में, भाई कंप्यूटर है क्या, ये जो कंप्यूटर टर्म है वो यहाँ पे कैसे आई, कंप्यूटर का नाम कैसे पड़ा, सबसे पहले जब कंप्यूटर यूज हुआ था तो वो किस लिए बनाया गया था, सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो वो नॉर्मली बात करेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, वो नॉर्मल होता है, वो अपन पढ़ेंगे। आगे देखिए आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज, जितने भी इनपुट डिवाइसेज या आउटपुट डिवाइसेज होते हैं आपके, जैसे इनपुट डिवाइसेज आपको माउस की बात करें, अपन कीबोर्ड की बात करें, स्कैनर हो गया, ये जितने भी इनपुट डिवाइसेज हैं इनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, और अपन ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके अपन जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसमें से ही आए। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेज हो गए जैसे मॉनिटर, स्पीकर, ठीक है, इनको भी अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके आगे आपके लिखा हुआ पॉइंटिंग डिवाइसेज, ठीक है, जैसे माउस हो गया, अब पॉइंटिंग डिवाइस आपके माउस आ गया, ट्रैक बॉल आ गए, स्पेस बॉल आ गए, ये सारे के सारे आपके पॉइंटिंग डिवाइसेज होते हैं, इनको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। और स्कैनर, भाई स्कैनर क्या होते हैं, किस लिए यूज होते हैं, कितने टाइप के स्कैनर होते हैं, वो सारे अपन यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके आगे आपके लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे अपन ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके जो नॉर्मली जो क्वेश्चन आएंगे वो ये आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, टास्क मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो अपन यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हम नॉर्मली इतना जरूर पढ़ लेंगे कि आपके क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके आगे आपको जो ऑफिस है देखो, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ये पूरा का पूरा आपको जो पार्ट है वो है एमएस ऑफिस का। यानी एमएस ऑफिस में आपके एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस, ये सारी चीजें, इसके डिटेल में क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजें अपन डिटेल में रीड करेंगे। उसके बाद में आपके नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिजिटल वर्सेस एनालॉग और नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, और यहाँ पे आगे ऑक्टल होता है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसके आगे देखो आपके यानी जो डेटा होता है कंप्यूटर में, नॉर्मली अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर जो नॉर्मली वर्क करता है वो करता है डिजिटल सिग्नल्स पे, इसलिए अपन डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। तो अगर आपको डेटा को रिप्रेजेंट करवाना है आपके कंप्यूटर में तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, कैसे उनको अपन डिस्क्राइब करते हैं, या फिर आपके डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। इसके अलावा जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट है इसमें अपने पढ़ेंगे भाई नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है, और जो नॉर्मली आपका कन्वर्जन होता है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल या ऑक्टल, वो सारे कन्वर्जन अपन यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके आगे आपके नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप। ठीक है, यानी डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है भाई, नॉर्मली डेटा अपन किसको बोलते हैं, जो रो फैक्ट होते हैं। तो डेटा को लेने के बाद में उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे प्रोसेस होता है वो, फिर कैसे उसके आउटपुट होता है, उसके आगे क्या यूज होते हैं। इसके अलावा फाइल एंड इट्स टाइप, और आपके कंप्यूटर में अलग अलग टाइप की आपको फाइल मिलती है, वो फाइल है वो किस किस तरीके से फाइल होती है, उनके अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मान लो नॉर्मली अपन कई बार अपन सुनते हैं एक्सटेंशन नेम के बारे में। ठीक है, यानी कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स यूज होती है तो फाइल का टाइप आपको कौन बताता है, एक्सटेंशन नेम बताता है। तो फाइल कितने टाइप की हो सकती है, यानी ऑडियो फाइल्स होती है, वीडियो फाइल्स होती है, डॉक्यूमेंट फाइल्स होती है, बैकअप फाइल्स होती है, बहुत सारी फाइल्स होती है, वो भी अपन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये ऊपर वाले पार्ट के बाद में जो आपकी यूनिट ई है इसके अंदर है आपके इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, ये यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पढ़ेंगे अपन, सबसे पहला नेटवर्क कौन था, ठीक है, और किस किस टाइप के नेटवर्क थे वो अपन पढ़ेंगे।
और इसके अलावा देखिए प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। भाई कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर में आप जब नेटवर्क का यूज करते हो, आपका जो इंटरनेट है वो कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है, अलग अलग आप जब फंक्शन परफॉर्म करते हो इंटरनेट पर, तो कौन से वर्क के पीछे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है, प्रोटोकॉल कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए ये है लेन मैन वेन, यानी ये है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। भाई लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, आपके वाइड एरिया नेटवर्क, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे पेन नेटवर्क होता है, केन होता है, सेन होता है, उसको भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे देखिए आपके लिखा हुआ है सर्च सर्विसेज और सर्च इंजन, यानी सर्च इंजन क्या होते हैं। भाई नॉर्मली आप सबने गूगल के बारे में सुना होगा, इसके अलावा देखो याहू होता है, बिंग होता है। तो सर्च इंजन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन सा सर्च इंजन सबसे पहले आया था, सर्च इंजन कैसे वर्क करते हैं, उसके बीच की वो सारी चीजें वो अपन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पार्ट रहेगा नॉर्मली नेटवर्क वाला। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हटा देता हूँ मैं इसको यहाँ से, ये जो आपके लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग। ठीक है, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन मैसेजिंग क्या होती है। आज जब आप ऑनलाइन किसी को मैसेज करते हो, ठीक है, तो मैसेजिंग कैसे वर्क करती है, एक यूजर से दूसरे यूजर तक या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो कैसे ट्रेवल करता है डेटा, वो सारी अपन मैसेजिंग उसके बारे में रीड करेंगे। उसके आगे देखिए वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW क्या होता है, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। वेब ब्राउजर आपने सुना होगा, जैसे भाई नॉर्मली अपन गूगल क्रोम की बात करते हैं, यूसी ब्राउजर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये कैसे वर्क करते हैं ये अपन रीड करेंगे अपने वेब ब्राउजर में। उसके अलावा वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग क्या होती है, देखिए जब आप कोई नई वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट को बनाने से पहले बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि भाई वेबसाइट का नाम क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, उसका डोमेन नेम क्या होगा, उसकी होस्टिंग कहाँ होगी, फिर वो लोगों को डिस्प्ले कैसे होगी। तो वेबसाइट को क्रिएट करने से उसको इंटरनेट पर डालना क्या होता है, पब्लिशिंग होता है। तो वेबसाइट को क्रिएट करने से लेकर इंटरनेट पर उसको डालने तक की जो प्रोसेस होती है उसको अपन वेब पब्लिशिंग बोलते हैं। वो भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या स्टेप होते हैं। आगे देखिए क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, यानी वेबसाइट कैसे क्रिएट होती है और क्रिएट करने के बाद में वेबसाइट को कैसे मेंटेन किया जाता है, वो सारी चीजें अपन, ये ज्यादा वैसे डीपली तो नहीं आएगा, लेकिन जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उतना हम इसको ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि सही ढंग से अपन जो पढ़ें वो एग्जाम में अपने काम में आए और अपने लिए यूजफुल रहे। आगे देखिए आपके नेक्स्ट है HTML इंटरेक्टिव टूल्स। ठीक है, यानी HTML इंटरेक्टिव टूल में क्या पढ़ेंगे अपन, नॉर्मली HTML का थोड़ा सा अपन यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। HTML क्या होता है, किस लिए यूज होता है, HTML में टैग क्या होते हैं, किस किस टाइप के टैग होते हैं, कौन से टैग का क्या यूज होता है, वो अपन 2 या 3 दिन में इसको ढंग से रीड करने की कोशिश करेंगे अपन। आगे आपके मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स। अब यहाँ पे जो मल्टीमीडिया का पोर्शन है कि भाई आपके अलग अलग टाइप के जो मीडिया होते हैं, मीडिया का मीनिंग क्या है भाई, कोई मीडियम है। अगर आप A पॉइंट से B पॉइंट तक कोई डेटा भेज रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई बीच में एक माध्यम मीडियम चाहिए होगा। तो वो मीडियम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे भाई नॉर्मली मल्टीमीडिया के 5 कंपोनेंट पढ़ते हैं अपन, टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, ग्राफिक्स होता है, इमेजेस होती है, एनिमेशन होता है, वो सारे के सारे अपन मल्टीमीडिया में पढ़ेंगे। और ग्राफिक्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो अपन ढंग से रीड करेंगे। इसके अलावा वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है आप सबको अलग ढंग से पता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में आप लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का या फिर बहुत ज्यादा इसका यूज सुना होगा आपने, क्योंकि ज्यादातर सारा काम है वो ऑनलाइन ही होता था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होता था। वॉइस मेल क्या होती है भाई, एक तो मेल होती है जो आप टेक्स्ट के फॉर्म में लिख के भेजते हो, जिसको अपन ईमेल बोलते हैं। वॉइस मेल का क्या है भाई, मेल का मीनिंग सीधा क्या होता है, मैसेज, और वॉइस का मीनिंग क्या, अगर आप बोल के ऑडियो के फॉर्म में या साउंड के फॉर्म में कोई अगर आप मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हो तो उसको अपन वॉइस मेल बोलते हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन। ई कॉमर्स क्या होता है भाई, नॉर्मली जो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई है। ये सारी की सारी जो वेबसाइट है वो किस टाइप की वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। और ई कॉमर्स किस टाइप के होते हैं, जैसे आपके B2B होता है, C2C होता है, C2B होता है, ये अलग अलग होते हैं आपके, वो अपन इसको यहाँ पे डिटेल में रीड करेंगे। उसके आगे जो आपके नेक्स्ट यूनिट है वो है आपके सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस मैलिशियस अटैक्स, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल, इट्स यूटिलिटी, बैकअप एंड रिस्टोरिंग डेटा। यानी सिक्योरिटी, कंप्यूटर में डेटा को आपको सिक्योर रखना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, या सिक्योरिटी आप अपने कंप्यूटर पर कैसे अप्लाई करोगे, और सिक्योरिटी अपन को किससे चाहिए, जो वायरसेस होती है। तो यहाँ पे अपन वायरसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वायरसेस की हिस्ट्री क्या है, ये वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया, कितने टाइप के वायरस होते हैं, वायरस आने के बाद में वो आपके सिस्टम पर क्या इफेक्ट डालते हैं, वो सारा का सारा जो डेटा है, या वायरस से अपन कैसे बच सकते हैं, जैसे अपन एंटीवायरस की बात करते हैं, या जो मैलिशियस अटैक होते हैं, यानी आपके कंप्यूटर पर आपको हार्म करने के लिए कुछ अटैक होते हैं ताकि आपका सिस्टम
या आपकी वेबसाइट सही ढंग से काम नहीं कर पाए, वो जो मेलिशियस अटैक्स होते हैं उनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आगे है इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल। भाई आपका जो नेटवर्क जब आप यूज करोगे तो नेटवर्क को सिक्योर रखने के लिए, ताकि नेटवर्क में जो भी डेटा ट्रांसमिट हो वो सिक्योर डेटा हो और वो आपके सिस्टम के लिए, आपके नेटवर्क के लिए हार्मफुल ना हो, उसके लिए अपन फायरवॉल अप्लाई करते हैं। तो फायरवॉल होती क्या, वो अपन पढ़ेंगे। कितने टाइप की फायरवॉल होती है, जैसे प्रॉक्सी फायरवॉल होती है, स्टेट फायरवॉल होती है, वो सब अपन यहाँ पे डिटेल में रीड करेंगे। नेक्स्ट है बैकअप एंड रिस्टोरिंग डेटा, यानी डेटा का बैकअप लेना और उसको रिस्टोर करना। बैकअप का मीनिंग क्या होता है भाई, अगर आपको ये लगता है, देखा नॉर्मली होता ही है, अगर आपका डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है अगर ये डेटा किसी कंडीशन से अगर लॉस हो गया तो फाइनेंशियली और मुझे मेंटली बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, इसलिए आप डेटा का हमेशा बैकअप रख के रखते हो, ताकि फ्यूचर में अगर कभी ऐसी कंडीशन आए कि आपका डेटा है वो लॉस हो जाए तो उसका आप बैकअप रखते हो। और बैकअप के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है रिस्टोरिंग डेटा, यानी बैकअप रखना ही सिर्फ कम से कम आपके नॉर्मली इनफ नहीं होता है, बैकअप के बाद में डेटा को रिस्टोर वापस कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी अपन रीड करेंगे। नेक्स्ट है एल्गोरिथम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो आपके हो रहा है प्रोग्रामिंग का, यानी एल्गोरिथम्स क्या होते हैं भाई, नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। तो एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, अपन एल्गोरिथम्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं, एक अच्छे एल्गोरिथम में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसे अपन एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वो अपन रीड करेंगे। उसके आगे इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, यहाँ पे अपन सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे नॉर्मली कि सी लैंग्वेज है क्या, किसने बनाई, कैसे वर्क करती है, सी लैंग्वेज में फंक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, लूप क्या होते हैं, वो सारी चीजें अपन डिटेल में यहाँ पे रीड करने वाले हैं। उसके आगे नेक्स्ट है आपके प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक। इसमें अपन पढ़े, मान लो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, वो सारा अपन यहाँ पे रीड करेंगे। उसके आगे जो आपके है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ओप्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आपके एनकैप्सुलेशन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, आपके ऑब्जेक्ट होती है, क्लास होती है, ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है वो अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, तो जितने भी यूज के कॉन्सेप्ट है, 7 या 8 कॉन्सेप्ट है, वो अपन यहाँ पे डिटेल से रीड करेंगे। और नेक्स्ट आपके इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड इट्स एडवांटेज। भाई एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी भी लैंग्वेज पर काम करते हो या आप किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हो तो वहां पे आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें आप प्रोग्रामिंग आसानी से कर पाते हो। तो वो जो प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर को अपन नॉर्मली IDE बोलते हैं, यानी वो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें आप आसानी से क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक ये अपने जो टेक्निकल का पार्ट है मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया है, इससे डिटेल में अपन पढ़ेंगे, ये अपना सिलेबस है। इसके अलावा ऊपर का जो आपको पार्ट बताई दिया भाई 40% में रीजनिंग और आने वाला है, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया था 60% पार्ट आपका टेक्निकल रहने वाला है, तो नॉर्मली ज्यादातर आपको फोकस यहीं पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे अभी आपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सीनियर और बेसिक का पेपर वगैरह देखा होगा, उस पर क्वेश्चन काफी ढंग के आए थे, काफी लेवल के क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे आपको ढंग से इसको रीड करना पड़ेगा। रीड करने का मीनिंग क्या, आप ऐसा नहीं कर सकते आप रट रहे हो किसी चीज को, या फिर आपने छोटे से कोई गाइड खरीदी वो आपने पढ़ ली, उससे काम नहीं होने वाला है। अभी तो आपको ढंग से एक एक चीज को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको रिजल्ट है वो बिल्कुल सही मिले, क्योंकि इस बार पोस्टें काफी ज्यादा है, आपको बस ढंग से मेहनत करनी है, आपको आपके जो मेहनत है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपना जो सिलेबस है ये अपने डिस्कस किया है। इसके आगे अपन अपनी क्लासेज स्टार्ट करेंगे और उन क्लासेज में अपन एक एक टॉपिक को शुरू से लेकर एंड तक, जैसे अपनी यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है वैसे हम उनको रीड करेंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। अब अपन अपना ये जो सेशन है इसको यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। उससे पहले जो बीरबल सर हैं वो आपसे कुछ बातें करेंगे, तो एक बार मैं बीरबल सर को बुलाता हूं यहाँ पे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सो आपने सारी चीजें देख ली, रीजनिंग वाला पार्ट कैसे करना है, जो कंप्यूटर वाला पार्ट है वो किस तरह से करना है, सर ने आपको बहुत डिटेल से एक एक जो बात है वो आपको डिटेल एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे वेल क्वालिफाइड, और सर खुद जो कंप्यूटर के सर है वो खुद IE में भी सिलेक्टेड है, और कंप्यूटर टीचर जो है अभी आपका एग्जाम हुआ है उसमें भी वो सिलेक्टेड है। तो आप उनके एक्सपीरियंस का, आप उनके नॉलेज का पूरा फायदा उठाइए।
जो रीजनिंग है उन सर से उनके जो नॉलेज है उनका पूरा फायदा उठाइए आप। और बीच में जब मुझे थोड़ा बहुत समय मिलेगा तो मैं भी आपके लिए एफर्ट्स लगाऊंगा कि चीज़ें आपकी और बेहतर तरीके से हो पाए। ठीक है, बाकी मुझे पूरा विश्वास है जब आप ऑनेस्टली पढ़ेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि टू द पॉइंट काम होने वाला है, इधर उधर की कोई बात नहीं होगी, टू द पॉइंट सारे कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस होंगे। तो आज से ये बैच शुरू हो रहा है, अगर आप भी इस बैच का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपका वेलकम है हमारे एप्लीकेशन सक्सेस आइकन पे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस बैच का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, और बैच की जो फीस है वो भी बहुत छोटा सा फीस हमने रख रहा है, क्योंकि लाइव बैच है और लाइव बैच की जो फीस है वो सिर्फ 1500 रुपीज हमने फीस रखा है, जिसमें सारे के सारे जो स्टडी मटेरियल है वो भी इंक्लूड है, आपकी क्लासेस है वो भी इंक्लूड है, जो क्लासेस होगी उनके जो डेटा होंगे वो भी उसमें अवेलेबल होंगे। तो बस आपको करना है अच्छे से मेहनत, और ये जो बचा हुआ समय है, लिमिटेड टाइम है आपका, मार्च में ये बैच स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल और मई सेकेंड वीक तक ये बैच जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको अप्रैल एंड तक इसे कंप्लीट करें, ताकि भरपूर समय आपको मिले, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, उसके लिए आपको फुल टाइम मिले कि आप चीज़ें वापस रिवाइज कर पाए, अपने नोट्स को रिवाइज कर पाए। तो हम ऐसी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सभी से यही बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल ए फॉर एप्पल से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जीरो से अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो आपका इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम है। और एक अच्छे टीचर के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ अगर आप भी अच्छी मेहनत करेंगे तो आईए बनना कोई बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम है। अगेन थैंक्स अ लॉट।